गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं हूं वैभव कुमार। आप देख रहे हैं डीएन हिंदी। बिहार चुनाव अब संपन्न हो चुका है। 122 सीटों के लिए दूसरे चरण का मतदान भी संपन्न हो गया। उसके साथ साथ एग्जिट पोल के आंकड़े भी निकल के आ गए। थोड़े चौंकाने वाले हैं, उन आंकड़ों पर चर्चा करेंगे। कौन सा एग्जिट पोल क्या आंकड़ा दिखा रहा है, और साथ ही बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी की कौन सी मजबूत सीटें हैं जहां पर बसपा को इस बार अच्छी वोटिंग हुई है। लगातार इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की ज़मीनी गतिविधियों को हम लगातार एनालाइज कर रहे थे, उसका विश्लेषण लगातार आप तक पहुंचाया है हमने। और दूसरे चरण में बसपा की ज़्यादा मजबूत सीटें थी। बसपा ने इस बार चुनाव दमदारी से लड़ा है, और इस चुनाव की खास बात ये थी कि ये चुनाव बिखरा बिखरा सा था, चौकोनीय था कई जगह पे, और कई जगह पर बहुत सारे प्लेयर्स मौजूद थे। ऐसे में बीएसपी को कई सीटों पर फायदा हो सकता है। और बहुजन समाज पार्टी बिहार की बात करें तो पहले भी 5 सीटों तक यहाँ पर चुनाव जो है वो जीत चुकी है। ऐसे में इस बार बसपा जो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर का लगा हुआ इलाका है, वहां पर बीएसपी का भी वोट मौजूद है, ओवैसी साहब का भी वोट मौजूद है। इस बार खास बात यह रही कि बहुजन समाज पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। हालांकि जो आंकड़े निकल के आए हैं उसमें अमूमन 180-85 के आसपास बसपा प्रत्याशी चुनाव लड़ाने में कामयाब हुई। कुछ पर्चे खारिज हुए, कुछ नाम वापसी हुई। उसका सटीक आंकड़ा क्या है वो निकाल के आपको हम बता देंगे, लेकिन 180-85 के आसपास जो बसपा के प्रत्याशी रहे। और इसमें से कुछ सीटें ऐसी हैं जो बसपा पहले भी कई बार जीत चुकी है, क्योंकि बसपा को 5 का आंकड़ा, 2 का आंकड़ा इस तरह से कई चुनावों में मिलता रहा है। और कुल मिलाकर 28 ऐसी सीटें कही जा सकती हैं जो बसपा के प्रभाव की सीट मानी जा सकती हैं। यानी कि बसपा जो है वहाँ ठीक ठाक वोट लेती है, या तो जीतती है या फिर जीत हार को प्रभावित करने का दम बहुजन समाज पार्टी बिहार में इन सीटों पर रखती है। ओवैसी साहब को लेकर भी बेहद चर्चा रही इस चुनाव में, और साथ ही महागठबंधन के अंदर जो एक तरह का खींचातानी थी वो भी निकल के सामने आई कि बहुत शुरुआत में तो एक साथ प्रत्याशी उतार दिए गए, फिर बाद में धीरे धीरे चुनाव संपन्न हुआ, और बहन मायावती ने एक चुनावी सभा करी। हालांकि ज्यादा चुनावी सभा करने से परिणाम और बेहतर हो सकता था। इसके अलावा आकाश आनंद ने भी वहां पे लगातार चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाला, और कई विधानसभाओं में आकाश आनंद के कार्यक्रम लगे। हालांकि आकाश आनंद अपने ट्विटर अकाउंट पर एक्टिव नहीं है, इसके ऊपर अलग से चर्चा करी जाएगी, क्योंकि आकाश आनंद की जब से पार्टी में वापसी हुई है तब से उन्होंने अपने फेसबुक पेज पे कोई नई पोस्ट नहीं करी है, और अपने एक्स अकाउंट पे, जो पहले ट्विटर था, एक्स अकाउंट पर भी वो कुछ भी पोस्ट नहीं कर रहे हैं। केवल जो बहन जी की ट्वीट होती हैं उसको ही वो रीट्वीट कर रहे हैं। इसलिए आकाश आनंद के कार्यक्रमों की फोटो वीडियो इतनी ज्यादा जनता में उपलब्ध नहीं हो पाई। केवल जो समर्थक हैं, जो स्थानीय मीडिया है, वही उसको लगातार उपलब्ध कराता रहा। और बहन जी की जो चुनावी सभा हुई उसमें भी लाइव स्ट्रीमिंग के इस तरह के इंतजामात नहीं किए गए पार्टी के द्वारा, ताकि बहन जी का जो भाषण था वो टीवी मीडिया तक सब तक पहुंचे। और पार्टी की ये जिम्मेदारी होती है कि आप उस भाषण को अच्छी गुणवत्ता में रिकॉर्ड करें और उसको मीडिया को सौंपें, ताकि मीडिया उस पर चर्चा करे, विश्लेषण करे, और वो भाषण चर्चा का विषय बने। कुछ सीटों के नाम मैं आपको बता देता हूं जो खासा महत्व रखती हैं, और इन्हीं में से कुछ ना कुछ सीटें बसपा की निकलेंगी। अगर आप मुझसे आंकड़ा पूछना चाहते हैं और तो मैं आपको आंकड़ा ही बता सकता हूं कि कितना आंकड़ा हो सकता है, क्या आंकड़ा अच्छा होगा आपके हिसाब से। एक बार नजर डाल लेते हैं हम आज के वोटिंग पैटर्न पे। आज लगभग 67%, 67% के आसपास मतदान हो गया है शाम को, और इसके पहले पहले चरण में भी 65% के आसपास मतदान हुआ था। तो यही 67-66 के आसपास मतदान का प्रतिशत है। और आज अधिकांश जो एग्जिट पोल निकल के आए हैं वो एनडीए के पक्ष में है, यानी कि बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी का जो एनडीए है उसके पक्ष में निकल के आ रहे हैं। अगर आप कहें तो मैं आपको आंकड़े पढ़ के सुना देता हूं। मसलन दैनिक भास्कर एनडीए को 145, 160, जबकि महागठबंधन को 73, 91, अन्य और जनसुराज पार्टी को, अन्य को 5 से 10 के बीच में दिखा रहा है। वहीं मैट्रिज इयान्स का जो एग्जिट पोल है वो 147, 167, जबकि महागठबंधन को वो 70 से 90 के बीच में, और अन्य को 0 से 5 के बीच में। जेवीसी टाइम्स नाउ का जो एग्जिट पोल है वो 135 से 150 का आंकड़ा दिखा रहा है एनडीए को,
और 88 से 103 महागठबंधन को, जबकि अन्य को 0 से 6 तक वो दिखा रहा है। इसके अलावा बात करें हम पी मार्क जो है वो 142 से लेके 162 एनडीए, 80 से 98 महागठबंधन और 1 से 7 जो है वो अन्य का आंकड़ा दिखा रहा है। पीपल्स इंसाइट 133 से 148 का आंकड़ा दिखा रहा है एनडीए को, जबकि 87 से 102 का आंकड़ा महागठबंधन को और अन्य का आंकड़ा 3 से 6 सीटों का। पीपल्स पल्स और एनडीटीवी का जो एग्जिट पोल है वो 133 से 159 और 75 से 101 वो महागठबंधन को दिखा रहा है, जबकि 0 से 5 तक वो अन्य की सीटें बता रहा है। बात करें पोलस्ट्रेट की तो 133 से 148 और 87 से 102 महागठबंधन और 3 से 5 अन्य। तो कुल मिला के अगर हम पोल ऑफ पोल को देखें और इसका हम औसत निकालते हैं तो एनडीए को 154 सीटों का औसत निकल के आ रहा है। कुल मिला के 12-13 जो एग्जिट पोल की एजेंसीज हैं उन सब का जो औसत है वो औसत है 154 के आसपास और महागठबंधन का 78 का औसत है और अन्य का जो औसत निकल के आ रहा है वो 11 सीटों का निकल के आ रहा है। अब सवाल मेरा आपसे भी है कि ये एग्जिट पोल कितना सही आपको लग रहा है, सही होगा नहीं होगा, और इसमें कितना हेरफेर ऊपर नीचे और कितना इसमें जमा घटा आपको नजर आ रहा है कि आपको लगता है कि एग्जिट पोल सही बैठ रहा है। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बात करते हैं कि बीएसपी की कौन सी सीटें हैं। तो मैंने आपको बताया कि अगर हम वोटों का पैटर्न देखेंगे तो 28 सीटों के आसपास बसपा के प्रभाव वाली हैं, जिसमें से मोटे तौर पर कुछ 10 सीटों का आंकड़ा मैंने आपको बताया था, लेकिन रामगढ़, चैनपुर, भभुआ, बक्सर, वजीरगंज, करगहर, बरौली, गोपालगंज, बिलसंड, डुमराव, मोहनिया, सासाराम, शिवहर, कल्याणपुर, ये वो सीटें हैं जहां पर बसपा की स्थिति मजबूत रहती है। इसके अलावा कुछ और भी सीटों पर बसपा को ठीक ठाक वोट मिलता है। गया, दिनारा, राजपुर, सिवान, औरबा और बाराचट्टी, गोह, गरुआ, बड़हरिया, कुचायकोट, जीरादेई जहां पे आकाश जी गए थे फर्स्ट डे, और मनिहारी। तो इसमें से ही बसपा को सीटें निकल के आएंगी। वो सीटें हो सकती हैं, रामगढ़ की सीट हो सकती है, चैनपुर हो सकता है, मोहनिया हो सकता है, बक्सर हो सकता है। ये सारी ही वो सीटें हैं जहां बसपा जीत की संभावना रखती है, उलटफेर रखती है। फाइनल आंकड़ा अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या हो सकता है, तो वैसे अच्छा आंकड़ा जो बसपा के लिए माना जाएगा इस तरह के चुनाव में, जिसको दोनों ही जो गठबंधन थे वो द्विपक्षीय बनाना चाह रहे थे, लेकिन वहां पे ओवैसी साहब भी मौजूद थे, वहां पर प्रशांत किशोर की पार्टी भी मौजूद थी, वो भी दमदारी चुनाव लड़ रहे थे, और तेज प्रताप यादव भी मौजूद थे। हालांकि बसपा की जो सोशल मीडिया में जिस तरह के, खासतौर से टीवी की मीडिया ने बसपा को काफ़ी इग्नोर किया है, ये बात मैं आपको आज बता दूं, क्योंकि मैं लगातार अखबारों के विश्लेषण पढ़ता रहा इस दौरान, और मुझे जहां तक ओवैसी साहब का नाम भी देखने को मिल गया, लेकिन वहां पर बीएसपी को लेकर चर्चा नहीं रही, जबकि बसपा पहले भी सीटें जीतती रही है और इस बार भी 2 से 5 का आंकड़ा बसपा के लिए अच्छा माना जाएगा। वो 2 सीट चैनपुर रामगढ़ भी हो सकती हैं, रामगढ़ मोहनिया भी हो सकती है, बक्सर भी हो सकता है। वो सीट इन 8-10 सीटों में से कोई सी भी हो सकती, क्योंकि देखिए ऐसे तो सतीश यादव वाली जो सीट है, पिंटू यादव वाली, उसको पक्का मानिए, क्योंकि पहले भी वो 1200-1300, उसके बाद वो उपचुनाव में और भी कम से हार जीत हुई थी। ऐसे में रामगढ़ पे इस बार क्योंकि प्रत्याशी वही है और ओवैसी साहब की पार्टी ने भी बसपा के प्रत्याशियों को कई जगह पर उनका समर्थन किया है, तो ऐसे में बसपा का जो अच्छा आंकड़ा है वो 5% वोट और 5 सीट माना जाएगा। अगर वो बसपा अचीव कर लेती है तो बसपा की बड़ी उपलब्धि होगी, और आगामी राज्यों के चुनाव में भी बसपा इसको एक तरह से भुना सकती है, और उत्तर प्रदेश पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। और जो उत्तर प्रदेश में बहन जी ने मुहिम छेड़ी है 27 की सत्ता की, 27 में पूर्ण बहुमत की सरकार की, उसको भी बल मिलेगा। और अगर 2 से लेके 5 सीट वो आंकड़ा क्या बैठता है, वो 1 भी हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है, क्योंकि राजनीति में उलटफेर किसी भी हद तक हो सकते हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का चुनाव पिछला देखिए, बसपा 5 सीट जीतने का दमखम रखती थी, लेकिन छोटे मोटे मार्जिन से लगभग सभी सीटें बसपा हार गई। वो मुरैना, ग्वालियर, चंबल संभाग का जो इलाका है वहां पर जीतते जीतते वो 4-5 सीट रह गई। दमदारी से चुनाव लड़ा था, बहन जी ने वहां पर 10 चुनावी सभाएं करी थी, हम उसे कवर कर रहे थे ग्राउंड पे। तो इस लिहाज से
आपका फाइनल आंकड़ा क्या है, आप भी मुझे कमेंट करके बता दीजिए। बहरहाल हम बसपा के मीडिया मैनेजमेंट के ऊपर, बहन जी की लाइव स्ट्रीम के ऊपर और बहन जी का जो रैली है उस पे बड़ा खर्चा होता है लेकिन मीडिया मैनेजमेंट फेल हो जाता है, इसके ऊपर अलग से चर्चा करेंगे। आप देख रहे थे डी हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। बाकी दिल्ली में बहन जी ने इस टाइम पे डेरा डाला हुआ है और बहन जी ने यहाँ से पूरे उत्तर भारत की जो एक पूरे भारत की ही मीटिंग लगातार फिर से बुला रही हैं। आज भी मीटिंग हुई है, बहन जी ने आज भी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करी है और 13 तारीख को भी बहन जी ने यहाँ एक बड़ी मीटिंग बुलाई। अलग अलग राज्यों की मीटिंग लगातार होंगी, जो भी कुछ होगा आपको हम अपडेट लाके देते रहेंगे। आप देख रहे थे डी हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।